लेकिन घात लगाकर कोरोना ने एक बार फिर से देश पर हमला किया है। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं और इन हालात के बीच देश में आज से टीका उत्सव की शुरुआत। इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान डॉक्टर एन के अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एन के अरोड़ा, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं सर कि टीका उत्सव अगर पाबंदियां हटाकर मनाया जाता, ना उम्र की पाबंदी होती, ना सेंटर्स की पाबंदी होती, घर घर जाकर अगर वैक्सीनेशन कराई जाती, तो क्या वो बेहतर नहीं रहता? धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए रमोना। मैं यहाँ पर दो मुख्य मुद्दे उठाना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है और उसकी वजह से कोरोना की बीमारी फैल रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और जितने भी वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध हैं उसको आज की डेट में रोकने का एक ही तरीका है, और वो है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी मास्क लगाना, 2 गज़ की दूरी बनाए रखना और बार बार हाथ धोना या सफाई रखना। मास्क पहना सबसे महत्वपूर्ण है, और अभी केजरीवाल जी भी यही कह रहे थे कि मास्क जो है इसका कोरोना का प्रसार रोकना है तो मास्क पहनना है जी। यही एक नोन तरीका है, एक पहचान वाला तरीका है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन जो गंभीर बीमारी है और मृत्यु उससे बचाती है। वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस का प्रसार नहीं रुकता है। और ये खाली हमारे देश में जो मिलने वाली वैक्सीन है, खाली उसी के बारे में ठीक नहीं है। ये सारे दुनिया में जितने भी 7-8 वैक्सीन जो मिल रही हैं, कोई भी वैक्सीन कोरोना के प्रसार को प्रभावित नहीं करती है। ज़्यादा उसका पूरा जो प्रभाव है वो मृत्यु को रोकती है। और इसलिए हम सबसे पहले अपने उन व्यक्तियों को जो गंभीर बीमारी से दाखिल होने की ज़रूरत पड़ेगी या जिनकी मृत्यु होने की संभावना है, उनको टीकाकरण लगाने की ज़रूरत है। और ये 45 साल से ऊपर है। 45 साल से नीचे सौभाग्य से लोगों को बहुत हल्का इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर उसमें लक्षण भी पैदा नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको टीका लगाने का कोई लाभ नहीं होता इस समय। बाद में जब ज़्यादा टीका हमारे पास हो जाएगा तब ज़रूर लगाया जा सकता है। लेकिन इस समय ज़रूरी है कि हमारे सारे लोग, ख़ास तौर पे युवा साथी, मास्क और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत ईमानदारी से पालन करेंगे। और जैसे बताया कि घर से केवल तभी निकलें जब ज़रूरत है, तभी प्रसार रोका जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, एक सवाल ये भी जो बार बार उठाया जा रहा है कि साहब आप दूसरे देशों की रणनीति भी देख लीजिए, उन सब ने अपने देश की आबादी को प्राथमिकता दी है ना। निर्यात क्यों, एक्सपोर्ट क्यों शुरू कर दिया? पहले अपने यहाँ जितने लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको तो वैक्सीन लगा देते। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ हैं। एक तो हम सबको मालूम है कि पिछले करीब 4 हफ्ते से वैक्सीन का एक्सपोर्ट पूरी तरीके से रोक दिया गया है। उससे पहले जो वैक्सीन हमारे पास थी, बनी हुई रखी थी, इस वैक्सीन की शेल्फ लाइफ एक लिमिटेड पीरियड है। और हमने जब 16 जनवरी को टीकाकरण आरंभ किया तो ग्रेजुअली पिकअप किया है, धीरे धीरे पिकअप किया है। आज भी ये दुर्भाग्य की बात है कि आज 50-55 हज़ार टीका केंद्र हैं, जिस पे लगभग 1 करोड़ लोगों को टीका रोज़ाना दिया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के 25, 30, 35 लाख या 40 लाख लोग टीका लगवा रहे हैं। तो टीकाकरण के जितनी तेज़ी से होना चाहिए था उतना लोग आए नहीं हैं। और अब हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि उन लोगों को लगाया जाए जिनको बचाया जा सके। और इस समय जितना भी हमारे पास टीका है वो केवल हमारे भारतीयों के लिए है, और किसी को ये टीका नहीं दिया जा रहा है। सर, क्या देश में कुछ और वैक्सीन्स को भी इजाजत देने पर अब विचार चल रहा है? बहुत सीरियसली चल रहा है। 2-3 हो सकता है वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में हमारे देश में आ जाएं। इसमें ख़ास तौर पे जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसका जो सारा डेटा है वो देखा जा रहा है DCGI की तरफ से। दूसरा जो है एक ये नई वैक्सीन है जिसको जॉनसन एंड जॉनसन वाली वैक्सीन कहते हैं। इसमें केवल एक ही टीका लगाने की ज़रूरत है। तो इसका ब्रिजिंग ट्रायल करने का मेरे को लगता है अगले हफ्ते भर में ब्रिजिंग ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए। वो भी 6-7 हफ्ते में हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। तीसरा कैडिला जाइडस की वैक्सीन है जो फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है जिसका,
और मई के अंत तक या जून के पहले हफ्ते में ही आ जाता है। तो ये 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो इमीडिएटली हम लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी, खासतौर पे स्पुतनिक जो अगले कुछ हफ्तों में मिल जाना चाहिए। तो कोशिश ये है कि जिससे जितनी ज़्यादा वैक्सीन मिल सके वो करी जा सके। जी, एस्ट्राजेनेका को लेकर जिस तरीके के सवाल उठे, कई देशों ने वहां पर फिलहाल होल्ड पर भी रख दिया है इस वैक्सीन को। हमारे यहाँ इसे लेकर किसी तरीके का कोई मंथन, या हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? हमारे देश में दुनिया का करीब करीब सबसे बेहतरीन सर्वेलेंस सिस्टम है। इनको AEFI कहते हैं कि टीके के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका पूरी तरह से आंकलन होना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति से देखना है कि उसका टीके से कोई संबंध है कि नहीं है। हर ज़िले में AEFI कमेटी है, उसके बाद स्टेट हेडक्वार्टर्स में और नेशनल लेवल पे। और पहले दिन से असल में अक्टूबर में ही इसकी तैयारी कर ली गई थी कि इस किसी प्रकार की घटनाएँ होती हैं टीका लगने के बाद उसका आंकलन किया जाए। तो पिछले अब हम लोगों ने लगभग 10 करोड़ टीके लगा दिए हैं और पिछले हफ्ते तक के जितने भी जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मृत्यु देखी गई, चाहे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा या जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ी, उन सारी घटनाओं का आंकलन किया जा चुका है। और हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन में आप सब लोग को मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो चिंताएं यूरोपियन देशों में की गई हैं, वैसी चिंता हमें नहीं लगता कि हमारे देश में उस तरह का थक्का बनना या खून बहना या ब्लीडिंग की समस्या जो है एक महत्वपूर्ण कारण हो जिसकी वजह से वैक्सीन के बारे में कोई संशय पैदा हो। ये वैक्सीन बहुत प्रभावी है और सभी उम्र के लोगों को अच्छी तरीके से दी जा सकती है। ठीक है सर, अब मैं स्पीड की बात पर आ जाती हूँ कि वैक्सीनेशन की स्पीड, इसका पेस हम किस तरीके से आगे और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं सर? इस समय हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि 45 साल से ऊपर के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको ये टीका मिल जाए। और 45 साल से ऊपर जो नागरिक हैं लगभग 35 करोड़ लोग हैं और बाकी जो थे 2-3 करोड़ लोग जो थे चिकित्सा क्षेत्र से और सुरक्षा बलों के लोगों को दिया गया है। तो इन 35 करोड़ में से करीब करीब 9 करोड़ लोगों को टीका दे दिया गया है। कुल मिला के 10 करोड़ लोगों को टीका दिया है। और अब यही टीकाकरण उत्सव का मकसद यही है कि ये जो लोग हैं 45 साल से ऊपर, जिनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना और जिसमें मृत्यु होने की संभावना सबसे अधिक है, केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको ओवरवेल्म नहीं करें। इतना अधिक अगर बीमार हो जाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, फिर हमारे पास बहुत कम ऑप्शन रह जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तेज़ी से इन लोगों का टीकाकरण हो। और इसमें मैं चाहूँगा ख़ास तौर के परिवार के लोगों को, युवा साथियों को, कि वो अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़े तो उनको टीकाकरण केंद्र ले जा कर के टीका लगवाएं। यहाँ पर मैं सबको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ दोबारा कि हमारा टीका प्रभावी है गंभीर रोगों से बचाने के लिए और मृत्यु से। नंबर 2, इसमें पूर्णतः सुरक्षित है और सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारे मन में डर हो। और ये खास तौर पे टीका उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको बाकी बीमारियां हैं, जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, कोई कैंसर है, कोई दिमाग की बीमारी है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रभावी है। क्योंकि उन लोगों में अगर कोरोना हो जाए तो लगभग 25 से 30 गुना पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उनकी मृत्यु होने की। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल कर के 45 साल से ऊपर वालों को प्रोत्साहित करें कि वो टीका लगाएं। तो मतलब अभी 18 साल से ऊपर सभी के लिए टीके की व्यवस्था, इसे खोलने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है? जो सरकार पहले टारगेट लेकर चली थी कि साहब जुलाई तक हम 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, तो कमोबेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जुलाई तक पहले 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, 45 साल से ऊपर उम्र वाले, और उसके बाद मतलब जुलाई के बाद फिर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण खोला जाएगा। हाँ रोमन्ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, टीके की उपलब्धता एक सीमित मात्रा है, तो इसलिए जो अगर मेरे पास सीमित मात्रा है तो मैं सबसे पहले उनको देना चाहूँगा जिससे सबसे अधिक बचाव किया जा सके। ये हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि
टीकाकरण से वायरस का प्रसार नहीं रुक पाता है। और इसका उदाहरण यह है कि हमारे गंगाराम अस्पताल में और बाकी हिंदुस्तान के बाकी अस्पतालों में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो टीका लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया है। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वायरस का प्रसार टीका नहीं रोक पाता है, हाँ जो सीरियस बीमारी है उसको रोक लेता है। और पहले हम इन 30 से 40 करोड़ लोगों को टीका दे दें। और ये मैं यहाँ पर एक दोबारा आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस साल के दूसरे हिस्से में हमारे पास 6-7 टीके और आ जाएंगे, और जिसमें आरएनए वैक्सीन का भी टीका है, दूसरे तरह के भी टीके हैं जैसे, और उनसे जो है पूरी जो हमारे सारी जनता है उनको ये टीका 18 साल से ऊपर बल्कि 12 साल से ऊपर के लोगों को टीका मिल सकेगा। और ये जुलाई के बाद होगा सर? आप ये कह रहे हैं कि जुलाई के बाद 18 ही नहीं बल्कि 12 साल से ज्यादा हाँ उम्र के सभी लोगों को हम उनके लिए वैक्सीनेशन खोल देंगे? हाँ, ये जुलाई अगस्त जैसे ही ये जो 45 साल से ऊपर वाले जो 30-35 करोड़ लोग हैं इनको टीका मिल जाए, उसके बाद वो सबके लिए टीकाकरण खोल दिया जाएगा। बिकॉज ये जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, वो पहले कवर हो जाए, उसके बाद फिर युवा साथियों के लिए टीकाकरण उपलब्ध रहेगा। लेकिन तब तक ये ज़रूरी है, जिसको टीका मिल गया है और जिसको टीका नहीं मिला है, अगर मेरे को वायरस का प्रसार रोकना है तो मास्क लगाना बेहद ज़रूरी, निहायत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार अपना हाथ धोते रहें। और सर, जब ये टीका सबके लिए खुल जाएगा जुलाई अगस्त के बाद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो तब भी क्या इसी तरीके से सेंटर्स पर जाकर टीका लगवाना होगा, या फिर जिस तरीके से हम देखते थे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, घर घर जाकर वो वैक्सीन देने वाली व्यवस्था वो शुरू कर दी जाएगी फिर इस कोरोना के टीके को लेकर? देखिए, अभी भी जो टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाने की जो बात हो रही है, बल्कि कई बार ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि कई बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई टीकाकरण पे। इसका एक विशेष कारण है कि इन टीकों की वजह से कई बार बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, और वो एलर्जिक रिएक्शन अगर फ़ौरन मैनेज नहीं करी गई तो मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक होती है। मैं आपको ये बताऊं कि सौभाग्य से पिछले 85 दिन में एलर्जी की वजह से कुल 7-8 लोग अपनी जान खोया, क्योंकि हम लोगों ने, अगर ये ऐसा नहीं होता तो कम से कम 100-150 लोगों में ये समस्या हो सकती थी। तो उसके बाद भी, अगस्त के बाद भी कैंप मोड में ये टीका लगाना उचित नहीं रहेगा, इसको टीकाकरण केंद्र पर ही, क्योंकि एलर्जी किसी को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, युवाओं को भी हो सकती है, और बड़ों में तो देख ही रहे हैं। ठीक है सर। अब मुझे लगता है कि एक डर जो लोगों के मन में है कि साहब ये जो दूसरी लहर देख रहे हैं, इसमें जो मृत्यु दर है उसे लेकर आंकड़ा परेशान करने वाला है। इस पर भी आप प्लीज़ लोगों को बताइए कि क्या ये म्यूटेंट की वजह से है, क्या ये वायरस, ये स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस का? यहाँ पर 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा बल्कि एक उल्टा है। मेरे को लगता है पिछले साल जो डर था हम सब लोगों के बीच में, और जिससे हम विशेष अपना सावधानी बरत रहे थे, वो सावधानी हटी है और ये दुर्घटना घटी है। इससे जो है कोरोना का प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगा है। दूसरी चीज़ कि जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट की वजह से प्रसार अधिक होने की संभावना हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना नहीं है। ज़्यादा समस्या जो है हम लोगों की लापरवाही है। और यहाँ पर एक और भी है, नेचर जो है, अगर वायरस खतरनाक हो जाता है तो ये खतरनाक वायरस अपने आप थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाता है। केवल वही वायरस जिंदा रह पाता है जो इन्फेक्शसनेस बढ़ाता है, लेकिन मृत्यु दर कम करता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि मृत्यु दर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। सर, आप बार बार लापरवाही जो है लोगों के स्तर पर, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि जिस तरीके से हमने पिछली बार लॉकडाउन देखा था, क्या इस बार फिर से लोगों को चेताने के लिए आपको लगता है कि लॉकडाउन एक विकल्प हो सकता है सरकार, ताकि लोगों को फिर एहसास करा सके कि ये कोरोना है, इसे गंभीरता से लेना है? लॉकडाउन, मेरे को लगता है कि अब हम लोगों ने पिछले साल जब लॉकडाउन किया था, उसका मुख्य मकसद लोगों को चेताना नहीं था, वो एक साइड मकसद था। मेन मकसद था कि अपने हेल्थ सिस्टम को
दुरुस्त कर दिया जाए जी। और जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, तो वो किया गया। अब कोरोना लॉकडाउन मेरे हिसाब से एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक जो तंत्र है वो पूरा बिखर जाता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइक्रो लेवल पे जहाँ कंटेनमेंट्स वगैरह करना है वो तो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम कहें कि हम केवल घर से बाहर तभी जाएंगे जब बहुत ही ज़रूरत है, एक और भी चीज़ होने लग गई जो डर खत्म होने की वजह से कि सामाजिक समारोह इस पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा होने लगे। शादियां हैं, बर्थडे पार्टीज़ है, गेट टुगेदर्स है, लोग छुट्टियों पे बाहर जाने लगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से कोरोना का प्रसार बढ़ा है। बहुत तो इसमें लोगों की भागीदारी बहुत डॉक्टर एन.के. अरोड़ा एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ आने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।